हुकूमती शख्सियात का PDM का मौक़िफ़ है। आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सुना, जनाब मौलाना फजलुर रहमान से सुना। बुनियाद ये है, इस तमाम चीज़ की जड़ ये है कि इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान मखमसे का शिकार है। पाकिस्तान एक हिजान खेज़ कैफियत का शिकार है। पाकिस्तान अपने तारीख़ के बदतरीन सियासी, आइनी, अदालती, माशी बहरान का शिकार है और इसका कहीं से छुटकारा हमें नज़र नहीं आ रहा और ये सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है। क्या वाकई इसका कोई हल नहीं है और अब तक की ये सूरत हाल जो पहुँची है इसके नताइज क्या हो सकते हैं और इसको कैसे संभाला जा सकता है? पाकिस्तानी सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या इसका कोई हल है अदालती, आइनी, कानूनी। इसके लिए आज हमने ख़ास तौर पर दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ, नामवर, मुस्तनद कानूनदान हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, मोहतरम बैरिस्टर खालिद जावेद ख़ान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम बैरिस्टर साहब के साथ वक्त लगाएंगे और इस पूरे मसले का हल ढूंढने का और इसकी वजूहात ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपको पूरा अंदाज़ा है इस वक्त की जो सूरत हाल है। किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी बहरान का हल अगर वो अदालती है या सियासी है या मुआशी है, मुआशी चले छोड़े, सियासी बहरान है तो उसका एक ही हल होता है। कोई घर का बहरान भी है कि बातचीत से, मुज़ाकरात से बात का हल किया जाए। इस वक्त जो पाकिस्तान जिस कैफियत से दो चार है, यकीनन पूरा पाकिस्तान तो ये चाहता है। अब हम देख रहे हैं कि वो पूरे पाकिस्तान की चाहने के बावजूद मुज़ाकरात नहीं हुए। पहले खान साहब उसको मुस्तरद करते रहे, अब जो है वो जो PDM की जमातें हैं, जो हुकूमत है वो उसको नहीं होने दे रही। इस पूरी सूरत हाल में मुज़ाकरात नहीं हो रहा। अब एक अजीब सी सूरत हाल, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि पाकिस्तान की अदालत उस्मा इसमें दाखिल हो गई है। उसने कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए और आज हमने देखा कि वो कहीं जाते नज़र नहीं आ रहे। वो भी कैफियत जो है वो मसमार हो गई है। हमारी अदालती साख भी, उनके अहकामात में हम बाद में बात करेंगे, वो भी हो गई है। अब इसका क्या मसला है? क्योंकि हम कहते हैं हम पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ आइन है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ अदालतें हैं। अगर इसमें भी हल नहीं है तो फिर अब हम करें क्या? शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब, मेरा तजुर्बा ये है कि जहाँ सियासी सवाल हों, सियासी इश्यूज़ हों, अदालत एक मुनासिब फोरम नहीं है उन इश्यूज़ के लिए, क्योंकि अदालत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देती है और उसमें हर जो फरीक है उसको अकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं होता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि पार्टीज़ निगोशिएट करें, मैं नहायत अदब के साथ अगर ये अर्ज़ करूं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। अब इस केस में लगता है कि सब कुछ तमाम जो तरफ़ैन हैं उनकी तरफ से हर चीज़ बड़ी जल्दी में की गई है। एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। अब हमारा आइनी ढांचा ऐसा है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया और उसको चैलेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो रिव्यू फ़ाइल किया जाए। अगर वो भी फ़ाइल नहीं हुआ तो फिर जजमेंट इम्प्लीमेंट होना होता है। अब जजमेंट की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं इम्प्लीमेंटेशन की। आप देखिए, बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद इलेक्शन में डिले हुई थी, लेकिन एक डिले है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनीबडी, दूसरी डिले है कि जो इंजीनियर की जाए डिफ़ॉल्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में नज़र ऐसा आ रहा है कि हमारे जो सियासी खिलाड़ी हैं और सियासी जमातें हैं, उसमें कुछ जमातों का रोल ये था कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू आया था तो साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना था कि जिस डिफ़ॉल्ट का उनके सामने या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो खुद इंजीनियर डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। मेरी ज़ाती राय में पंजाब असम्बली का डिज़ोल्व होना और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का डिज़ोल्व होना, वो भी अगर मैं वो लफ्ज़ यूज़ कर सकूं कि एक इंजीनियर्ड डिफ़ॉल्ट थी। अब बहुत सी प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस का या सिक्योरिटी के रीज़न्स दिए हैं, जो फाइनेंस के रीज़न है वो गवर्नमेंट ने शायद रियलाइज़ नहीं किया। बड़े ख़तरनाक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तस्लीम करते हैं। काबीना ने उसको रेकमेंड किया, अप्रूव किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी हैं और अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। अब अगर वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने अपनी पार्टी को यकीनन डायरेक्शन दिया होगा, क्योंकि अगर नहीं दिया तो फिर वो अदालत के हुक्म की हुक्मदुली कर रहे थे। अगर डायरेक्शन दिया और उनके पार्लियामेंटेरियंस ने उनको फॉलो नहीं किया तो उसके दो कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जिक्र किया कि मनी बिल पे ट्रेडिशनली पूरी पार्लिमानी जमहूरियत में ये होता है कि अगर फाइनेंस बिल फेल हो जाए तो गवर्नमेंट मुस्तफ़ी हो जाती है कि वो दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस।
दूसरा, हमारे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फिर 63A भी ट्रिगर हो सकता है कि अगर आपने डायरेक्शन दिया मनी बिल पे और आपके पार्लियामेंटेरियन ने आपकी बात नहीं मानी, तो फिर जो मौजूदा 63 का इंटरप्रिटेशन है उसमें एटलीस्ट आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो कानूनन देखा जाए तो असेंबली ने अभी बिल रिजेक्ट नहीं किया है इन द लाइट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन कमरान साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्राइसिस है, उसमें अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें बड़े कुछ मसाइल हैं। कुछ वाकई ऐसे रीजंस हैं, जैसे एक असम्बली अगर इलेक्शन अभी हो जाते हैं तो वो फिर हमेशा अगली कौमी असम्बली और दूसरी सूबाई असम्बलियों से पहले और सबसे बड़ा सूबे की असम्बली का अगर इलेक्शन हो जाएगा तो वो तकरीबन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। तो उन तमाम को फिर खालिद जावेद साहब, फिर इस अब मैं आपको यहाँ इंटरप्रेट करूँगा। मुझे ये सिर्फ फरमाइएगा कि क्या अब हम अपने आइन में जो हमने ये इजाज़त दी है वज़ीर आला को कि वो चाहे तो अपनी असम्बली तहलील कर दे, वज़ीर आज़म को दी है अपनी असम्बली तहलील कर दे और उसके बाद वो फ्रेश मैंडेट ले ले, और उसके लिए अब उसको इस बात की इजाज़त है, हम हमारे आइन में इसकी ज़रूरत है कि भाई हम कर सकते हैं। और जब ये PDM की तहरीक चल रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो वो कहते थे कि भाई जहाँ पे इलेक्शन हो सकता है वहाँ हो जाए, और इंडिया की मिसाल देते थे, सारी दुनिया की मिसाल देते थे। तो हमारे आइन में जब इस बात की गुंजाइश है कि अलहदा वक्त पे इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को इख्तियार है कि वो जब चाहे अपनी असम्बली तहलील कर दे अपनी वजूहात की बिना पर, तो फिर हमें उस आइन की तशरीह को बदलना पड़ेगा, उस आइन की इस शिकों को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी इस आइन से निकालना होगा। क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि एक दफ़ा होना बड़ा ज़रूरी है, वरना तो पाकिस्तान टूट जाएगा, अनारकी हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। तो ये तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, वक्त के साथ, तजर्बे के साथ पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं होती और वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीम की जाती है। अब वक्त के साथ ये एक चीज़ सामने आई है और शायद पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हर कुछ दिन में इलेक्शन हो। तो बरतानिया में 2011 से 2022 तक फिक्स्ड पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट था। तो हम भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हम भी सोच सकते हैं कि अगर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला को असम्बली पसंद नहीं है तो वो मुस्तफ़ी हो सकते हैं, लेकिन 22 करोड़ के नुमाइंदा हाउसेस को 5 लोग मिल के वापस एकदम डिज़ोल्व कर दें, इंक्लूडिंग ऑपोजिशन, उस पर शायद पार्लियामेंट को गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी, अब हमारी जूरिस्प्रूडेंस जो इवॉल्व हुई है, तो हमारे मुल्क में ये बादशाहत का तस्वुर नहीं है। जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे रिप्रेजेंट पीपल। तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी अगर हाउस को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें हाउस में कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है। और इस केस में मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इम्प्लीमेंट हो जाता है, 14 मई को जैसे तैसे इलेक्शन हो जाते हैं, नई असम्बली तख्लीक होती है, नए वज़ीर आला मुंतखब होते हैं, और वो कहते हैं कि क्योंकि अभी तक कौमी असम्बली मौजूद है, मैं समझता हूँ कि हालात ऐसे हैं कि मैं ट्रिगर कर दूँ दोबारा, वो फिर असम्बली डिसॉल्व कर दें, फिर उसके बाद 90 डेज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में होंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही रास्ता होगा कि वो ऑर्डर करे कि इलेक्शन दें। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि पहले दिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा एक रेलिवेंट सवाल पूछा था कि ये जिस कॉन्टेक्स्ट में पिटिशनर हमारे पास आए हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के पास आप जाते हैं तो आपके अपने क्रीडेंशियल्स भी देखे जाते हैं। अगर वहाँ ये सवाल एग्जामिन हो जाता, ये तमाम इम्प्लिकेशंस उसकी एग्जामिन हो जाती, तो देखिए कोई भी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का जो पार्लियामेंट को बिल्कुल उसके सामने ला के खड़ा कर दे, या कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट बनाए सुप्रीम कोर्ट को उसको सामने ला के खड़ा कर दे, वो उससे वो नताइज हासिल नहीं हो सकते, क्राइसिस तो क्रिएट हो सकती है। अच्छा सर, अभी ये पस मंज़र आपने दे दिया और इससे जो मैंने नतीजा अक्स किया है, पहली बात आप ये फरमा रहे हैं कि पंजाब और KP असम्बलीज़ को तहलील करने की जो वजूहात बयान की गई, जिसकी बुनियाद पे की गई, वो साउंड नहीं है, वो बहुत ही रोबस्ट बुनियाद नहीं थी जिसकी बुनियाद पर किया गया, जिसने एक इंजीनियर किया, एक क्राइसिस बनाया, उसने उसको जन्म दिया। दूसरी बात आप ये फरमा रहे हैं कि अब ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है मगर ये कि उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर हम खाली 14 मई के इलेक्शन की तरफ हम जाएं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अगर अपने फैसले पे अमल दरामद कराने पे कराए और कहे कि इस पर अमल करें, और उस वो काबिल अमल उस तरह से नहीं है। तीसरा आपने फरमाया कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान आपस में होना चाहिए, अदालती फ़ोरम इसके लिए मुनासिब नहीं है कि सियासी जमातों को पाबंद किया जाए, मजबूर किया जाए कि वो
मुज़ाकरात करें। गोया कि एक बहुत ही गंभीर गुंजलक हम कैफियत से गुजर रहे हैं। अब मुझे आप वॉक करें, मुझे लेके जाएं कि इससे अब हम निकलने की क्या सूरत हाल पैदा करें। जो सूरत हाल हमारे सामने है उस पर तो कौम अपने बाल ही नोच रही है, इसके अलावा तो कोई सूरत हाल नहीं। मगर ये भी तो नहीं कहीं नज़र आ रहा कि इसमें से कहीं लाइट एट दी एंड ऑफ द टनल है। तो अभी फिर ये फरमाइए कि लेट अस वॉक अस कि किधर से अब इससे निकला जा सकता है। देखिए, बड़ा रेलिवेंट और पर्टिनेंट आपका सवाल है। अब या तो 14 मई को इलेक्शन हो जाए और वो क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी। मेरी ज़ाती राय में, हो सकता है गलत भी हो, अगर 14 मई को इलेक्शन हो भी गए तो पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म नहीं होगी, मज़ीद इजाफा होगा। क्योंकि ऐसा इलेक्शन जो होने से पहले इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, तो होने के बाद तो और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगा। बिल्कुल। ये भी नहीं हो सकता कि 14 मई को इलेक्शन भी ना हो और पंजाब और केपीके के अवाम को नुमाइंदगी ना मिले। तो या तो इलेक्शन होना चाहिए या पंजाब और केपीके की असेंबली बहाल होनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है जो कि आ चुका है। अब उस हुक्म की, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो उसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से खुद रुजू किया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया, और रिव्यू शॉर्ट ऑर्डर पे भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि उसका जो अंडरलाइंग बेसिस है उसको अगर रिमूव कर दें। और सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि अगर हमारे जजमेंट का अंडरलाइंग बेसिस आप रिमूव कर दें तो हम जजमेंट पर इम्प्लीमेंटेबल नहीं होता। इस वक्त क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हुकूमत की है, इलेक्शन ना होने की बुनियादी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है और केयर टेकर हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है। अब वो सिर्फ एक तरीका है उसको दूर करने का, अदर देन कोर्ट के। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और वन टाइम वेवर की ये 90 डेज़ का जो इलेक्शन का था उसको रिमूव किया जाए। और उसको रिमूव करने के लिए आपको अपोजिशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है। उसके लिए सबसे पहले पीटीआई और जो लोगों ने जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या जिनके केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं उनको सबसे पहले असेंबली में वापस लाएं। मैं समझता हूँ जो सेडिशन के और बहुत से फ्रिवलस केसेस अपोजिशन पे बने वो फ़ौरन ख़त्म किए जाएं। कुछ इंसेंटिव होना चाहिए कि पीटीआई के लिए भी कि वो क्यों असेंबली में वापस आएँ। मेरी ज़ाती राय में असेंबली से इस्तीफ़ा देना शायद नुकसानदेह साबित हुआ और ये रियलाइजेशन है। वो असेंबली में वापस आएँ। पीटीआई का इंटरेस्ट ये लगता है तो हम पार्लियामेंट असेंबली को रिस्टोर करें प्री अप्रैल 22 के लेवल पर लेकर जाएं कि और ये हो सकता है। अच्छा, ठीक है। ये क्योंकि इसमें इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन अपोज ना करे, वो सारे पार्लियामेंटेरियन वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको इंसेंटिव ऐसा दें, क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड हैं कि अगर एक दिन में इलेक्शन हो जाए, अक्टूबर में नहीं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी वक्त भी हो जाए, वो अगर इंसेंटिव देंगे। और बहुत सारी अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी हैं, जैसे फिक्स टर्म्स का है, 63A बड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। जो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है पार्लियामेंटेरियंस की, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी इलेक्शन। ये पॉइंट आपने जैसे फरमाया कि ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसमें कलीदी शख्सियात हैं, जनाब नवाज शरीफ नंबर 1 शख्सियत है, फिर जनाब जहांगीर तरीन। तो आप ये फरमा रहे हैं कि हालात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी फिक्स किया जाए, क्योंकि हम जैसे ऑब्जर्वर्स जो हम ये समझते हैं कि यकीनन पैनामा केस में ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ साहब को जो ताहयात नाअहल किया गया, यकीनन उसके सारे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने, हम यहाँ बहुत बमांगे दौर उसको रिपोर्ट करते रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि हालात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि उसको रिविज़िट किया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी इलेक्शन जिसमें इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब ना हो, वो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत क्वेश्चनेबल होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, सही या गलत एक ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन का है, लेकिन पार्लियामेंट के पास कानून साजी करके बड़े रास्ते मौजूद हैं कि उसका अंडरलाइंग बेसिस अगर रिमूव हो जाए तो कल मियाँ साहब जो हैं, जहांगीर तरीन साहब और बहुत से लोग जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं ताहयात, क्योंकि ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, ये अगर पार्लियामेंट में बैठ के हल हो जाए, एक कंसेंसस बन जाए डेट का, लेकिन ये कोर्ट के ज़रिए नहीं होगा। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, क्योंकि वो इस वक्त इक़्तिदार में है, और ये गलतियां उनकी हैं, डिफ़ॉल्ट उनकी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को अगर नज़र आएगा, और मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर वक्त को एक्सटेंड करना है इलेक्शन के लिए, तो ये आर्टिकल 254 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि बड़ी प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन को जस्टिफाई कर दें। वो फिर नज़रिया ज़रूरत होगा,
डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जैसे हम हर थोड़े दिन में दफन करते हैं वो वापस आ जाती है। तो बेहतर यह है कि अगर डिले हुई है, कॉन्डोनेशन लेनी है, तो पार्लियामेंट में तमाम पार्टियां बैठें, उसको अमेंड करें। 2018 के तो इलेक्शन से बुनियादी पहले तौर पे इसके लिए पहले एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए पीटीआई और पीडीएम के दरमियान, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट कौमी असम्बली रिस्टोर हो जाए प्री अप्रैल 2022 की सिचुएशन पर, और एक माहौल, एक ग्राउंड बन जाए जहां पर, क्योंकि इसके लिए आइनी तरामीम की ज़रूरत है और कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत है, फिर इलेक्शन के हवाले से मसाइल को तय करने की ज़रूरत है, तो वो तमाम कवानीन जो हैं वो यहाँ से हम गुजार लें और वो कबूल हो जाए। फिर ये बताइए कि पंजाब और केपी का क्या करें, जहाँ पर एक निगरान हुकूमत काम कर रही है और जो अपनी मुद्दतें पूरी कर रही है। ये भी तो एक बिल्कुल लाइव बुरान खड़ा है हमारे सामने। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो गवर्नमेंट के पास भी और पंजाब की जो अपोजिशन थी उनके पास भी बड़ा अच्छा ऑप्शन था, एक पटिशन फाइल करते कि जी ये असम्बली गलत डिसॉल्व हुई है। लेकिन ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान, पंजाब के और केपीके के अलावा लोगों को नुमाइंदा असम्बली मौजूद रहे और ये हक जो है पंजाब के लोगों को और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ना मिले। असम्बली रिस्टोर हो सकती है, असम्बली अपना लीडर ऑफ द हाउस फिर चुन ले और कंडोन करें उस पीरियड को जो गुजर गया और उसको लिंक कर दें मजीद डिसोल्यूशन को कि अगली नेशनल असम्बली की डेट से। 2018 में सेंसस का एक इशू आया था कि सेंसस फाइनल नहीं हुआ था, तमाम पार्टियां मिल के बैठी, आइन में अमेंडमेंट किया और इलेक्शन हो गए। तो लेकिन दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एक तो अपोजिशन के लिए इंसेंटिव और फोरम हो, दूसरा अदालत की तरफ से ये बड़ा क्लियर मैसेज हो कि हमारा फोरम पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आपको रफ एंड टम्बल ऑफ पॉलिटिक्स में ही इंगेज होना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा। जब मुझे एज अपोजिशन और गवर्नमेंट पता है कि हमारा मुस्तकबिल सिर्फ इसी फोरम में है, और देखिए कमरान साहब, जैसी भी है ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है, लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है, अवाम की नुमाइंदा यही पार्लियामेंट है, और हमारा ये अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर है तो वो पार्लियामानी जमहूरियत में ही है। ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि सिविलियन सुप्रीमेसी को और उसका जो मेंबा है वो पार्लियामेंट है उसको मजबूत करें। अगर अपोजिशन वापस आ जाएगी तो ये बड़ी ताकतवर पार्लियामेंट हो सकती है और बड़ा अच्छा पैकेज एक बन सकता है और फिर हम इलेक्शन में जा सकते हैं वो कंसेंसस के जरिए। तो जैसे कि अभी आपने सुना खालिद जावेद साहब कहते हैं कि एक रोड मैप है जिससे हालात में बेहतरी हो सकती है।